विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में मैंने पूर्व के व्याख्यान में बताया, उसी विषय को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं उपयोगितावाद के बारे में, उसकी कुछ विशेषताएं और कुछ निष्कर्ष के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। सुख दुख के स्रोत के बारे में बेंथम ने क्या कहा है, और सुख की गणना के लिए उन्होंने ये कहा कि एक सुखवादी मापक यंत्र भी प्रस्तुत किया था। ये सुख की गणना करने के लिए सुखवादी मापक यंत्र क्या है, इसके बारे में यदि बेंथम के अनुसार हम जानें तो उन्होंने कहा कि मैंने एक सुखवादी मापक यंत्र का आविष्कार किया है। उपयोगिता का निर्धारण करने में बेंथम सुख दुख की मात्रा पर बल देते हैं। यदि एक कार्य से सुख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो वह अधिक अच्छा सुख है, किंतु समस्या यह है कि सुख दुख का निश्चय कैसे किया जाए। इस निश्चय के लिए ही उन्होंने एक सुखवादी मापक यंत्र भी बताया, जिसके अनुसार सुखों और दुखों को तुलनात्मक ढंग से कुछ कसौटियों पर कसा जाता है और उनकी मात्रा को नापा जाता है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों या वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुखों का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके निमित्त बेंथम ने किसी कार्य के संबंध में अनेक परिस्थितियों या तत्वों का उल्लेख भी किया है, जिनके आधार पर सुख या दुख के कम या अधिक होने का ज्ञान भी किया जा सकता है, यानी पता किया जा सकता है। कुछ कसौटियाँ उन्होंने बताई, ये 7 तरह की है, जैसे तीव्रता यानी सुख और दुख कितनी जल्दी या शीघ्रता से प्राप्त होते हैं, स्थिरता यानी वो कब तक बने रहते हैं, उनका ड्यूरेशन पीरियड क्या है, निश्चितता सर्टेनिटी जिसे हम कहते हैं, निकटता अथवा दूर यानी सुख और दुख दूर है या निकट प्राप्त होने वाले हैं, जनन शक्ति है, विशुद्धता और विस्तार। बेंथम के विचारों को स्पष्ट करते हुए वेपर ने जो बात कही वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब हम सुखों की गणना करते हैं तो हमें उसकी तीव्रता और स्थिरता को ध्यान में रखना चाहिए। हमें उनकी निश्चितता और अनिश्चितता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह सुख जो अधिक निश्चित होता है उस सुख की तुलना में अधिक होता है जो कुछ कम निश्चित होता है। तो उनकी निकटता एवं दूरी भी हमारी गणना में आनी चाहिए। वह सुख जो अधिक निकट होता है अथवा अधिक सरलता से प्राप्य होता है, उस सुख से अधिक होता है जो दूर होता है और जिसे पाने में भी कठिनाई होती है। हमें उनकी जनन शक्ति और उनकी विशुद्धता पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुख अधिक आनंददायक होता है जिसके पीछे उसी प्रकार के अन्य सुख भी जुड़े हों। तो बेंथम ने भी ये कहा कि समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक और तथा समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे में से घटाकर सुख शेष रह जाता है तो अमुक कार्य ठीक है, लेकिन यदि शेष दुख रहे तो ये समझ लेना चाहिए कि अमुक कार्य ठीक नहीं है। तो बेंथम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी सुख है या दुख हैं उनको एक जगह एकत्रित करके और उनमें से एक में से दूसरे को घटाना चाहिए। सुख शेष हों तो वो सही है, और अगर दुख शेष बचें तो वो कार्य सही नहीं है। तो इस तरह से सुखों और दुखों को मापा जा सकता है। फिर उन्होंने बताया, सुख की मात्रा समान हो तो बच्चों का खेल हो या कविता एक ही बात है। बेंथम 2 सुखों में केवल संख्यात्मक यानी मात्रात्मक श्रेष्ठता का ही विधान करता है, अर्थात गुण की दृष्टि से सभी सुख समान हैं। यदि उनमें कोई अंतर है तो वह अधिक और कम अंतर है। उसके अनुसार गणना करने से जो भी सुख मात्रा में अधिक हो उसे अपनाना चाहिए। सुखों की मात्रा समान होती है, खेलने पढ़ने और मनोरंजन से समान सुख मिलते हैं। इसलिए बेंथम ने कहा, सुख की मात्रा समान होने पर
पुष्पिन यानी बच्चों का खेल हो या कविता का रसास्वादन, दोनों एक ही कोटि के आनंद हैं। दुखों में भी बेंथम गुणात्मक भेद नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि एक कील चुभने से उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि एक कर्कश कविता सुनने से होती है। इसलिए उनका यही मानना था कि अधिकतम सुख की गणना करने में प्रत्येक व्यक्ति को एक माना जाएगा और किसी को भी एक से अधिक नहीं माना जाएगा। तो सुख की मात्रा समान हो तो चाहे कोई भी कार्य हो जिससे सुख मिल रहा हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होगा, उनमें गुणात्मक अंतर नहीं होगा, केवल परिणाम ये होना चाहिए कि उससे सुख की प्राप्ति हो रही है। इसी आधार पर उन्होंने कहा राज्य का उद्देश्य भी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए और राज्य के आदेशों का पालन होता है, इसलिए होता है कि वह उपयोगी है और सामान्य हित तथा सुख को बढ़ाने वाला है। राज्य के नियमों के आज्ञा पालन से होने वाले लाभ आज्ञा भंग के दुष्परिणामों से अधिक है। बेंथम की दृष्टि में राज्य का आधार उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली आज्ञा पालन की आदत है और इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में उपयोगिता का सिद्धांत कानून प्रदान करने वालों का तथा शासकों का मार्गदर्शन भी करता है। कानून के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि वही कानून सर्वश्रेष्ठ है जिसका उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख करना होता है। तो इसलिए कानूनों का पालन भी व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वे उनके लिए उपयोगी हैं और उनके सुख को बढ़ाने के लिए अति उत्तम साधन है। तो यदि राज्य के कानून उपयोगिता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो उन्हें बदल देना चाहिए और अच्छा कानून वही है जिससे अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई होती हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है बेंथम ने, जिसके सिद्धांत के यानी इस सिद्धांत के निष्कर्ष हम देख सकते हैं। जैसे पहला निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत का निष्कर्ष है कि मनुष्य के लिए सुख ही एकमात्र अच्छी और इच्छित वस्तु है। धन, पद, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि सद्गुण भी मानव जीवन में द्वितीय स्थान पर आते हैं और ये सब मनुष्य के अंतिम उद्देश्य और सुख प्राप्ति के साधन मात्र हैं। दूसरा, सुख दुख का गणितीय मापन यानी सुखों और दुखों को मापने की पद्धति को वह सुखवादी गणना पद्धति के नाम से पुकारता है। और तीसरा निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं सुख का आलिंगन और दुख का बहिष्कार। बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का सुख महत्वपूर्ण है और वह दुख का बहिष्कार करता है। यह एक सार्वभौम सिद्धांत है। बेंथम ने ये कहा, उपयोगिता का सिद्धांत सार्वभौम रूप से लागू होने वाला सिद्धांत है। मानव के समस्त व्यापारों में यह लागू होता है, यहाँ तक कि तपस्वियों के संबंध में भी लागू होता है। तपस्वियों को जिस रूप में सुख की अनुभूति होती है वह सुख का ही विकृत रूप है, क्योंकि तपस्या भौतिक सुख भले ही न दे तथापि उसका परिणाम भी तपस्वी के लिए सुख का ही द्योतक है जो आत्मिक सुख है। फिर हम ये देख सकते हैं जो उपयोगिता सिद्धांत दिया है बेंथम ने उसके निष्कर्ष के रूप में कि राज्य का उद्देश्य भी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। तो उनकी ये धारणा कि वह राज्य को एक ऐसा समूह समझता है जिसे मनुष्य ने अपनी सुख वृद्धि के लिए संगठित किया है। कानून का मूल्यांकन भी वो सुख दुख के आधार पर यानी उपयोगिता के आधार पर करते हैं और बेंथम ने उपयोगिता के सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग कानून निर्माण में करना चाहा। उसका मत था कि विधायक के हाथ में अधिकतम लोगों का अधिकतम हित जैसा यंत्र पकड़ा देने से कानून की सही आत्मा का निर्माण किया जा सकता है। तो ये बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया जिसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमने निकाले। हालांकि ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है लेकिन इसकी आलोचना भी की गई है। आलोचक ये कहते हैं कि ये जो सुखवादी मान्यता है, जो बेंथम के विचारों का जो आधार है, उसके दर्शन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि सुख तथा दुख हमारे संपूर्ण आचार तथा विचार को निर्धारित करते हैं। यह भ्रमपूर्ण है।
यह तो जीवन की एक बहुत ही अधूरी व्याख्या है और जटिल प्रेरणाओं की, जो कि हमारे आचरण को प्रभावित करती है, अवहेलना करती है। तो सुख और दुख को यदि हम प्रेरक तत्व मान लें, जैसा बेंथम चाहता था, तो समाज का या तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा या फिर समाज में सुख की ऐसी होड़ लगेगी प्राप्त करने की कि एक सामाजिक संघर्ष के से विप्लव आने की संभावना भी हो जाएगी। तो मानव जीवन वास्तव में जिन आदर्शों पर आधारित होता है वे सुख दुख पर नहीं, उनके कुछ अनेक दूसरे उद्देश्य भी होते हैं, चाहे उसमें कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। फिर दूसरी आलोचना, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख असंगत भी है। आलोचक कहते हैं ये अव्यावहारिक है, असंगत है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने कहा कि वो सुख भी ज़्यादा चाहता है बेंथम, और अधिकतम संख्या, ये दोनों चाहते हैं जिनका कि सफल निर्धारण नहीं किया जा सकता। आलोचक ने यह भी कहा कि सुख भौतिक न होकर मानसिक भी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य हैं जैसे देशभक्ति है, त्याग है, सेवा, परोपकार, ये दुख उठाकर ही व्यक्ति को मानसिक सुख मिलता है, जो कि भौतिक सुख से कहीं उत्कृष्ट होता है। महावीर और गौतम बुद्ध को भौतिक सुख ही प्राप्त करना होता तो राजसी ठाट बाट त्याग कर भीषण कष्ट उठाते हुए जंगलों में वो नहीं भटकते। इसी तरह से क्रांतिकारी भगत सिंह भी फांसी के तख्ते पर झूलने में अपूर्व आनंद और गर्व का अनुभव करते नहीं, क्योंकि सुभाष बोस को। और फिर आलोचक ये कहते हैं सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। बेंथम सुख को मात्रात्मक मानता है, जबकि असली सुख तो गुणों में होता है, गुणात्मक होता है। सुखों में मात्रा तथा गुण की दृष्टि से अंतर होता है, जो कि बेंथम ने स्वीकार नहीं किया। फिर आलोचक ये भी कहते हैं कि सुखों को मापा नहीं जा सकता, व्यक्ति की भावना से जुड़ा हुआ होता है सुख और दुख, इसलिए उसकी तीव्रता कितनी है या कितने ज़्यादा सुख मिले हैं, कितने उसके दुख है, जैसा बेंथम ने कहा एक में से दूसरे को घटा दो, सुख शेष रहेगा तो कार्य उचित है, दुख रहेगा तो अनुचित है, ये सही नहीं है। तो सुख और दुखों की मापने की व्यवस्था उचित नहीं है, व्यक्ति की भावनाओं को मापा नहीं जा सकता। इसी तरह से आलोचक कहते हैं कि उन्होंने नैतिकता की भी उपेक्षा की है और व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच सामंजस्य का अभाव मिलता है। एक तरफ वो कहता है अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख, तो हो सकता है ये संख्या के आधार पर हो या भावनात्मक आधार पर हो, कुछ भी क्लियर नहीं है। इससे व्यक्ति और राज्य के हितों में संघर्ष भी हो सकता है। और जब ये इस तरह की बात कहते हैं तो यूँ लगता है कहीं ना कहीं बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन देते हैं अधिकतम व्यक्ति, क्योंकि जो कुछ व्यक्ति रह गए हैं उनका क्या होगा, इसके बारे में बेंथम ने नहीं बताया। और साध्य से साधन का मूल्यांकन करने वाला सिद्धांत भी ये नज़र आता है, क्योंकि साधन की पूर्ण उपेक्षा करता है, वह सुख रूपी साध्य की तरफ दौड़ता है, जो कि सही नहीं है। इसी तरह से और भी आलोचनाएं इसकी की जा सकती है, जैसे मानव प्रकृति को अत्यधिक सरल समझ लिया, उसका लाभ, सुख, अच्छा, प्रसन्नता, इन शब्दों को पर्यायवाची बेंथम मान लेता है, जबकि ये इतना सरल नहीं है। मानव की प्रकृति इतनी सरल नहीं है। ये कई बार तो लगता है कि राजनीति दर्शन न होकर शासन का दर्शन है, जिसमें मौलिकता का भी अभाव देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें वह फ्रांसिस हचेसन कम्बरलैंड और प्रिस्टले के विचारों को अपने सांचे में ढालने का प्रयत्न करता है। यहाँ तक कि उसके दर्शन का आधार वाक्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख भी हचेसन से ग्रहण किया है। तो इसलिए जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो मौलिक भी नहीं जान पड़ता। और ये जो सिद्धांत दिया है इसकी कमजोरियां हैं, इसकी आलोचनाएं भी बहुत हुई है, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान में ये सिद्धांत अपने आप में बहुत ही अनुपम है। धन्यवाद।